देखिए ये हमारी क्लास आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और इसमें हम पढ़ रहे हैं आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये हम चल रही है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अपने मीनिंग के बारे में पढ़ लिया, एप्लीकेशंस तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसमें देखिए द फंडामेंटल बेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जो हम जानते हैं कि फंडामेंटल बेसिक क्या है कि डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, मतलब स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करना, निश्चित करना, ठीक है। इन फैक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैन बी अटेन्ड ओनली व्हेन प्रॉपर ऑब्जेक्टिव एंड फिजिबल स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड। द स्टैंडर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट है आपका बेसिक और सेकंड वन है हमारा करंट, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, बेसिक है और सेकंड है आपका करंट, ठीक है। टू टाइप्स के हमारे पास स्टैंडर्ड है, बेसिक और करंट। तो देखिए बेसिक क्या है, बेसिक बिल्कुल इनिशियल लेवल है, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज इनिशियल, स्टैटिक और फिक्स्ड स्टैंडर्ड। These standards are based on the data of some base year and are determined as a base for a long period, ठीक है क्या कि हमारे पास क्या है, कोई बेस ईयर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड्स में। कि मान लीजिए कि जो आपका किसी भी तरीके का कोई स्टैटिकल्स हो रही है और उसमें हमने एक बेस ईयर मान रखा है कि बेस ईयर 1999 है, उसके अकॉर्डिंग हम हर चीज कंपेयर कर रहे हैं। तो वो क्या है आपका स्टैटिक है और फिक्स है, और वो सारी किसमें आते हैं आपके बेसिक में। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करेंगे करंट स्टैंडर्ड्स की, तो करंट स्टैंडर्ड्स में क्या होगा आपका, करंट स्टैंडर्ड्स और आर एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट कंडीशंस एंड आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस, ठीक है। क्या है आपके जो होते हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू करंट कंडीशन, ठीक है, मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू करंट कंडीशन होती है, ठीक है। और इसमें आगे क्या है आपका, इसके क्या है, दीज स्टैंडर्ड्स में बी फॉलोइंग थ्री टाइप्स, ठीक है। ये आपके क्या है, ये हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है आपका आइडियल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है, आइडियल स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन वर्किंग अंडर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन एंड हाई एफिशिएंसी लेवल, ठीक है। मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा किस पे बेस्ड होता है, कि सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, मतलब जो आप चाह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है और उसी से ही क्या हो रहा है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो हाई लेवल की एफिशिएंसी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड on the assumption that all conditions, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड है आपका किस कंडीशन पे, किस assumption पे होता है आपका, that all conditions are favorable and the management is at its best position, ठीक है। all the conditions जो होती है हमारी favorable होती हैं, all the conditions are favorable ठीक है। जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी फेवर में होंगी, कोई भी अगेंस्ट में नहीं होगा। इस assumption पे हमारा जो आइडियल स्टैंडर्ड है इस assumption पे बेस होता है। सेकंड हमारी बात आती है इसकी एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड,
एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड क्या होते हैं आपके? अब इसमें देखिए क्या है आपके एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। These standards is based on expected conditions. It means the standards which can be achieved during certain budget period. ठीक है, क्या है हमारे, क्या है एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स है जो किस में बेस होते हैं? हमारे एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है। और उन स्टैंडर्ड्स को हम किस तरीके से अचीव करते हैं कि जो हमारे हमने बजट बनाया है, ठीक है, जो हमने टाइम पीरियड के लिए बजट बना रखा है, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए हमें उन स्टैंडर्ड्स को सर्टेन टाइम पीरियड में कंप्लीट करना होता है या अचीव करना होता है, ठीक है। थर्ड आता है आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड। नॉर्मल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब नॉर्मल स्टैंडर्ड में देखिए, नॉर्मल स्टैंडर्ड इज वन which is neither very high nor very low and is established keeping in view the seasonal and cyclical fluctuation, ठीक है। नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या होते हैं? ना तो ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना ज्यादा लो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चलते हैं। और वो क्या ध्यान रखते हैं? सीजनल और साइक्लिकल। सीजनल मींस जैसे विंटर और समर है, और साइक्लिकल मींस कि आफ्टर 3 इयर्स या 5 इयर्स क्या होगा कि मेरा प्रोडक्ट है उसकी सेल्स डिक्लाइन होगी। इस तरह की जो रियल कंडीशंस है वो उन्हें मान के चलते हैं, वो सारे किसमें आते हैं? आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड्स में आते हैं, ठीक है। Such standards are fixed on the basis of average estimated performance over future period of time, say 5 years covering one trade cycle. These standards can be useful from the view of long-term planning and decision, but have limited utility from the view of efficiency measurement and cost control under prevailing condition, ठीक है। ये सब है इसमें। तो इस तरीके से ये चीज बात होगी इसकी नॉर्मल स्टैंडर्ड की। दूसरा है हमारा एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड और तीसरा है आपका आइडियल स्टैंडर्ड। टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स की हमने बात करी, 2 टाइप्स के थे। फर्स्ट था बेसिक, सेकंड था हमारा करंट। बेसिक क्या है? हमारा वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है कि जो हम एक बार मान के चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। करंट क्या है हमारा? मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द करंट कंडीशन, ठीक है, मॉडिफाइड कर सकते हैं जो हमारी कंडीशन चेंज हो रही है उनके अकॉर्डिंग। और करंट के भी हमारे कितने हैं? 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है आपका आइडियल, सेकंड है आपका एक्सपेक्टेड और थर्ड है हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके किसमें? इसमें आपका नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर किस तरीके से यूज हो रहा है, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, उस तरीके से हम चल रहे हैं। क्या पर यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग, पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग में कितनी कॉस्ट आ रही है, ये सारी चीज कंसीडर की जा रही है। तो ये आती है आपकी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये चीज आती है आपकी मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग किसमें? मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स जो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। अब क्या है इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसमें रिकॉर्ड एंड डिटरमिनेशन है। फर्स्ट रिकॉर्ड एंड डिटरमिनेशन मींस स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिटरमाइंड बिफोर एक्चुअल कॉस्ट परफॉर्म। सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी? वो कॉस्ट होगी जो एक्चुअल कॉस्ट से पहले आई है, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट इन द सेंस जो हमने मेजर करी थी कि हमारे अकॉर्डिंग ये काम इतने में होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनशिप विद एफिशिएंसी। रिलेशनशिप विद एफिशिएंसी मींस historical cost indicates the total cost of product or services and it has no relationship with efficiency, ठीक है। based on assumptions होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट और उसकी कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती किससे? रियलिटी से। दैट मींस किससे? जो एफिशिएंसी आ रही है। जबकि एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? उसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे होगी? एफिशिएंसी से। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की एफिशिएंसी हमें लानी है उस तरीके की हमें कॉस्ट लगानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडियल ऑफ रियलिटी। आइडियल जितनी भी आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है वो सारी आइडियल होती है और जो रियलिटी है वो सारी किसमें आती है? आपकी एक्चुअल कॉस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल अकाउंटिंग व्हाइल स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो किसका पार्ट है? आपका ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। और जो हमारा क्या है, जो आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो किसका पार्ट है? आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंपल्सन।
हिस्टोरिकल कॉस्ट इज कंपलसरी व्हाइल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ऑप्शनल। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो कंपलसरी होती है और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसे अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसके बारे में एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इसमें वेरिएंस एनालिसिस की। ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस की नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वेरिएंस एनालिसिस। और वेरिएंस के बारे में हमने एक ओवरव्यू ले लिया है कि क्या होता है वेरिएंस। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कॉल्ड वेरिएंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, और वेरिएंस एनालिसिस में क्या है आपका, देखिए मीनिंग ऑफ वेरिएंस एनालिसिस की जब हम बात करेंगे क्या है। इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस मींस डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड लेवल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, वेरिएंस क्या है, जो आपका स्टैंडर्ड लेवल है और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बीच का क्या है, उसके बीच का जो पॉइंट है, जो उसमें बीच में डिफरेंस आ रहा है वो आता है आपका किसका, वेरिएंस में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं क्या वेरिएंस एनालिसिस रेफर्स टू द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ वेरिएंस इन एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। ठीक है, होता क्या है वेरिएंस एनालिसिस, द systematic evaluation of variance, the systematic evaluation of variance in an attempt to provide managers with useful information for measuring efficiency and improving performance। मेजरिंग एफिशिएंसी एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या है आपका मेजरिंग, क्या है वेरिएंस एनालिसिस, मेजरिंग एफिशिएंसी एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस किसकी, आपकी द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ वेरिएंस इज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, दैट्स कॉल्ड वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, अब क्या है, द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। ठीक है, क्या है, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस, कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस। सेकंड है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉजेस determination of the causes of variance, and third है आपका disposition of variances। थर्ड आता है आपका disposition of variances। ठीक है, तो ये हो गया आपका disposition of variances। ये आ गया हमारे क्या
तीन स्टेप्स आ गए कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस, सेकंड है आपका डिटरमिनेशन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएंस और थर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये चीज हमारी किसमें आती है आपकी वेरिएंस एनालिसिस में। सबसे पहले हम वेरिएंस को कंप्यूट करेंगे कि कौन से हमारे एक्चुअल में और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस है, देन डिटरमाइन करेंगे कि किस रीजन से कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से क्या आया है वेरिएंस आया है। थर्ड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस मींस उन्हें क्या करेंगे एलिमिनेट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, दैट्स कॉल्ड वेरिएंस एनालिसिस। आगे आते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस आता है आपका, नेक्स्ट नंबर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस। Classification of variance. देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस। इसमें क्या है आपका फर्स्ट आता है ऑन फंक्शनल बेसिस, ऑन फंक्शनल बेसिस। इसमें फर्स्ट आता है आपका कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, ऑन फंक्शनल बेसिस। इसमें फर्स्ट आता है हमारा कॉस्ट वेरिएंस में क्या आते हैं आपके डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस और डायरेक्ट लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, क्या है कॉस्ट वेरिएंस रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड लेवल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो आपकी स्टैंडर्ड क्या है आपका स्टैंडर्ड लेवल और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बीच, ठीक है, कॉस्ट उसके बीच जितनी भी आपकी कॉस्ट आई है, ठीक है, वो किसमें कहलाती है आपकी कॉस्ट वेरिएंस में। और कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं आपके डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस आता है आपका, अगर मटेरियल में कोई वेरिएंस है जो हमने एक्सपेक्टेशंस थी और जो हमारी एक्चुअल हुई है, डायरेक्ट लेबर जो हमारी लेबर इन्वॉल्व है और जो हमने सोची थी मेजर करी थी, और थर्ड आता है आपका एक्सपेंसेस जो हमारे एक्सपेंसेस होने थे ओवरहेड्स। ठीक है, इसमें देखिए तीन आते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स। ठीक है, ये क्या है आपके एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इन तीनों के बीच अगर वेरिएंस आ रहा है, इन तीनों के बीच डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल और स्टैंडर्ड में, तो वो आपकी किस तरह की आपकी कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सेकंड पॉइंट सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस में क्या है कि जो हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स थी, ठीक है, और जो हमारी एक्चुअल सेल्स हुई है, ठीक है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आता है आपका किसमें सेल्स वेरिएंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, ऑन रिजल्ट बेसिस। ठीक है, अब रिजल्ट बेसिस में फर्स्ट है आपका फेवरेबल वेरिएंस, सेकंड है आपका अनफेवरेबल वेरिएंस, थर्ड है आपका, ठीक है, थर्ड नहीं है केवल दो ही है, फर्स्ट है आपका फेवरेबल वेरिएंस, सेकंड है आपका अनफेवरेबल वेरिएंस। फेवरेबल वेरिएंस मींस पहले ही मैं डिटरमाइन कर चुका हूं कि मेरी एक्चुअल और स्टैंडर्ड में इतना डिफरेंस हो सकता है कम से कम। ठीक है, वो चीज आती है आपकी फेवरेट वेरिएंस में। दूसरा आता है आपका अनफेवरेबल वेरिएंस। अनफेवरेबल वेरिएंस क्या है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, जो मैंने सोचा हुआ था, उससे कहीं ज्यादा वेरिएंस आया है, वो चीज आती है आपकी अनफेवरेबल वेरिएंस। तो टू टाइप्स हो चुके हैं, ऑन द फंक्शनल बेसिस, ऑन रिजल्ट बेसिस। ठीक है, फंक्शनल में कॉस्ट वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस, रिजल्ट में आपका फेवरेबल और अनफेवरेबल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके
नेक्स्ट है आपका थर्ड ऑन मेजरमेंट बेसिस, ऑन मेजरमेंट बेसिस। ठीक है, इसमें क्या है आपका फर्स्ट आता है एब्सोल्यूट वेरिएंस, एब्सोल्यूट वेरिएंस, और सेकंड आता है आपका रिलेटिव वेरिएंस। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए एब्सोल्यूट वेरिएंस क्या कह रहा है आपका, द वेरिएंस कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट आर नोन एज एब्सोल्यूट वेरिएंस एंड जनरली वेरिएंस आर कैलकुलेटेड इन दिस फॉर्म। ठीक है, जो आपकी मॉनेटरी बेसिस है, ठीक है, जो आपकी मॉनेटरी अमाउंट है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट की जितनी आई है वो आती है किसमें आपका एब्सोल्यूट वेरिएंस में। रिलेटिव वेरिएंस की हम बात करेंगे, इफ वेरिएंस आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट देन आर नोन एज रिलेटिव। ठीक है, मींस क्या है कि अगर वेरिएंस जो है परसेंटेज किसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट के रिगार्डिंग परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो वो चीज आती है किसमें रिलेटिव वेरिएंस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फोर्थ ऑन कंट्रोलेबिलिटी, ऑन कंट्रोलेबिलिटी बेसिस। ठीक है, इसमें क्या आता है फर्स्ट कंट्रोलेबल वेरिएंस, कंट्रोलेबल वेरिएंस। ठीक है, और सेकंड आता है आपका इसमें अनकंट्रोलेबल वेरिएंस, अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। ठीक है, अब देखिए कंट्रोलेबल वेरिएंस क्या है, are those which can be controlled by the management or necessary steps can be taken to control these variance। ठीक है, कोई भी वेरिएंस अगर हमारा एक्चुअली किसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आ रहा है और वो कंट्रोल हो सकता है किससे मैनेजमेंट के द्वारा, तो वो चीज आती है आपकी किसमें कंट्रोलेबल वेरिएंस। ठीक है, और जो अनकंट्रोलेबल वेरिएंस है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है वेरिएंस फॉर व्हिच अ पर्टिकुलर पर्सन और अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल आर नोन एज अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जब चीजें समझ में नहीं आती हैं कि किस तरीके से वेरिएंस आ रहा है हमारे यहाँ, तो उस चीज को कहते हैं हम अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। ठीक है, इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है आपका फिफ्थ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में हमारे फर्स्ट है आपका बेसिक वेरिएंस और सेकंड है आपका सब वेरिएंस। बेसिक variances are those variances which arise from amount of monetary rates। ठीक है, बेसिक वेरिएंस कौन से वेरिएंस हैं जो अराइज होते हैं मॉनेटरी रेट्स पे। ठीक है, जैसे प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल और रेट ऑफ लेबर। ठीक है, दूसरा आपका सब वेरिएंस, बेसिक वेरिएंसेस arising due to non monetary factors are further analyzed and classified into सब वेरिएंस। ठीक है, बेसिक वेरिएंसेस जो किसी वजह से होते हैं, नॉन मॉनेटरी बेसिस की वजह से होते हैं। ठीक है, नॉन मॉनेटरी बेसिस की वजह से होते हैं, उन्हें क्लासिफाई किया जाता है आपका सब वेरिएंस में। ठीक है, जैसे मटेरियल क्वालिटी वेरिएंस, ठीक है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस, मटेरियल येल्ड वेरिएंस एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे वेरिएंस किसमें आते हैं आपके सब वेरिएंस में। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी किसमें आज के लिए। ठीक है, आज के लिए यही सफिशिएंट है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ वेरिएंस की। तब तक के लिए थैंक यू सर।